नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे सुप्रतिष्ठित लेखिका सुनीता जैन जी की कहानी पालना। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए पालना। पंडित जी मंत्र पर मंत्र पढ़ते जा रहे हैं और हवन कुंड से उठते धुएं से असुआई आंखों को बार बार अंगोछे से पोंछते। एक स्वप्न में जकड़ी मैं आहुति घृत डालती जा रही हूँ। कभी कभी मंत्रों से ध्यान उचट जाता है, सारे शरीर में विद्युत सी दौड़ने लगती है। नवरात्रों का समापन दिन है आज, और आज ही सुबह मेरी गोद में मेरी सारी मन्नतों का प्रसाद साक्षात दुर्गा का आशीर्वाद पहुंचा है। कैसी होगी बच्ची, पूर्णाहुति देते सोच रही हूँ। आंसू जो आंखों से बह रहे हैं, नहीं जानती धुएं के कारण ही हैं क्या। प्रसाद लेकर और हवन भस्म का टीका करवाकर सब आने वाले चले गए। मैं रह गई हूँ और पंडित जी का परिवार। पंडित जी पास में बैठे हैं। कहती हूँ, आप भी कुछ लीजिए, अब व्रत खोलिए। वे कहते हैं, आपको दूर जाना है दीदी, पहले आप लीजिए। उनकी सुमुखी पत्नी खाना लेकर आ गई हैं। तब तक खीर, मालपुआ, पकौड़े, सब्जी। इतना क्यों करती हैं? कहती हूँ, आज का भोजन तो यजमान का होता है, किंतु दीदी यह भी आपका ही है। कहते हैं पंडित जी। थाली पकड़कर कहती हूँ, आज तो सुबह ही माँ ने प्रसाद दे दिया पंडित जी। अस्पताल से एजेंट ने फ़ोन किया है कि एक बच्ची उनके पास आ गई है हमारे लिए। देख आएं क्या? पूछते हैं पंडित जी। कल सुबह जाऊंगी। गलियों में दाएं बाएं मुड़ती कार आखिर नर्सिंग होम के सामने खड़ी हो गई है। उतरने में डर सा लग रहा है। शिव कहता है, मम्मी उतरो ना, पीछे दूसरी कार खड़ी है। उतरती हूँ। शिव एजेंट को खोजता है। वह बाहर ही खड़ी मिल गई। लंबी चौड़ी पंजाबी महिला, खींखी हंसती। लगा कि मेरी सांस की डोर इसके हाथ में है। आइए, वह कहती है। उसके पीछे पीछे चलते हैं मैं और शिव। एजेंट आया को कुछ कहती है। एक छोटे कमरे की बड़ी मेज पर आया साफ कपड़ा बिछाती है। एजेंट हमें कुछ कुछ बता रही है यहाँ के व्यवस्था के विषय में। सुन नहीं रही हूँ मैं। आंखें दरवाजे पर लगी हैं। एक के पीछे एक दो आया आती हैं। एक एक बच्चा दोनों के हाथों में है। कलेजा मुंह तक उछलता है। एक खूब गुट्ठल सांवली बच्ची मेरे सामने है। कसकर आंख बंद है बच्ची की। जाने क्यों उसके चेहरे में मुझे हंसता हुआ कोई ट्रक ड्राइवर दिखता है, दारू पिए सीढ़ियाँ चढ़ता। मैं बच्ची को प्रणाम करती हूँ। वह सोई है गहरी नींद में। दूसरी आया जगह बनाकर दूसरी बच्ची को लिटा देती है। कुनमुन करती है बच्ची। मेज के स्पर्श से चौंकती है जैसे। मैं सहलाने को पुचकार कर पुछ पुछ करती हूँ। छोटे से मुंह की अति कृशकाय बच्ची किलो की भी शायद नहीं है। तभी वह अपनी बड़ी बड़ी नीली आंख खोलती है, गाय सी। उसकी आंख के उजाले से भीतर तक कुछ कौंधता है। फिर वह आंख बंद करती है। दायां हाथ धीरे धीरे ऊपर उठाकर हथेली खोलती है। हाथ इतना कमज़ोर है कि अपनी ही हथेली का बोझ सह नहीं पा रहा। बच्ची का पूरा शरीर एक गौरवर्ण की झुर्री मात्र है, किसी बड़ी बूढ़ी औरत सा। मैं टटोल कर उसके दोनों पैर छूती हूँ, माथे से लगाती हूँ, रोती हूँ। यह तो बहुत ही कमज़ोर है, रक्त ही नहीं शरीर में। बीमार है क्या? यहाँ तो सब बच्चे इसी हालत में होते हैं मैडम। ठीक तो आपके यहाँ ही जाकर होते हैं। आखिर तो यह अस्पताल है। आया लोग जितना करती हैं कर लेती हैं। एजेंट तमकती सी है। आप इस बच्चे की विशेष देख रेख करवा सकते हैं क्या? उसके लिए पर्सनल आया रखनी होगी। रखिए, खर्चा मैं दूंगी, जब तक मेरी बहू बेटा यहाँ आ नहीं जाते अमेरिका से। तो आप ऐसा क्यों नहीं करती? मैं इसे आपको दिए देती हूँ। जितनी अच्छी आपके घर में जाकर यह पलेगी, उतना अस्पताल में थोड़े ही। धक से रह जाती हूँ। शिव भी सन्नाटे में आ जाता है।
मुझे पीछे को खींचता है, किंतु मैं अपने बेटे के लिए बच्चा तो नहीं चुन सकती। सिर्फ चाहती हूँ इसकी रक्षा आप करें। क्या मालूम ईश्वर सदय हो जाए और मेरे रजत को भी ऐसा ही कोई बच्चा दे दें। मिसेज नाथ बी प्रैक्टिकल, वह कहती है। हम बच्चा बहुत दिन रोके नहीं रख सकते। यह तो आप मुझे बहुत अच्छी लगी और इस बच्चे को भी ऐसा घर नसीब नहीं होगा, इसीलिए कह रही हूँ, इसे ले जाइए। यदि मेरी बहू और बेटे ने इसे न रखना चाहा तो आई प्रॉमिस, वह बोली, मैं यह बच्चा वापस ले लूँगी और उन्हें जो पसंद होगा दे दूँगी। आपका मन इसमें है, इसकी देखभाल हो जाएगी। फिर यह भी सोचिए ना, जब वे लोग आएंगे, यदि तब हमारे पास कोई भी बच्चा ना हुआ तो। दोबारा से धक रह जाती हूँ। अपने पूरे आत्मसम्मान को छोड़ गिड़गिड़ सा करती हूँ। ऐसा ना कहिए। 9 बरस प्रतीक्षा की है मेरे बेटे बहू ने। जाने क्यों उनके कागज बनने में इतनी देर लग रही है। वे यहाँ आकर खाली हाथ जाएं, इसकी तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। तभी तो कह रही हूँ, वह बोली, हमारी अमेरिका वाली एजेंट ने विशेष रूप से आपके बेटे बहू की तारीफ़ की है। उनकी सारी पूछताछ भी वहाँ पूरी हो चुकी है। मैंने उसे प्रॉमिस भी कर दिया है कि आउट ऑफ द वे जाकर मैं आपको बच्चा दे दूँगी। सो जैसा कह रही हूँ कीजिए। कहीं नहीं नहीं, मैं लपक कर देवी को मेज से उठा लेती हूँ। देवी, यह नाम कब दिया मैंने इसे? मंदिर वाली दुर्गा जी हंसती सी हैं कहीं मेरे मन में। मैं बच्ची को कलेजे में खोंस सा लेती हूँ। क्या कर रही हो मम्मी? हम इसे कैसे ले जा सकते हैं? शिव बार बार कहे जा रहा है। मेरी साड़ी का पल्ला खींच रहा है। रुको तो सही मम्मी, इतनी उतावली मत करो। हम इसे घर नहीं ले जा सकते। ले जा सकते हैं, ले जा रहे हैं, मन में कहती हूँ, पर उसे कुछ नहीं कहती। एजेंट की आंखों में कुछ है। पर्स खोलकर एक मोटा लिफाफा उसे थमाती हूँ। रजत ने फ़ोन पर कहा है कि यह अडॉप्शन फीस जमा करवा दूँ। वह लिफाफे को झटपट मोड़ कर रखती है, शायद अपने ब्लाउज में। आया को आवाज़ देती है। दोनों आया आती हैं, खूब बलाएं लेती हैं बच्ची की, मानो बच्ची की सगी माँ हो। सच, और था भी कौन इसका इस अस्पताल में, सोचती हूँ। अरे बड़े भाग वाली है। देख तो, क्या रानी जैसी बड़ी माँ है तेरी। इसे नसीब कहते हैं। वे चटकारे से लेती हैं। मैं उनके हाथों में 100 के 2 नोट रखती हूँ। चाहती हूँ वे और नज़र न लगाएं इस बच्ची के भाग्य को। कहती हूँ, आपने बड़ा पुण्य कमाया इस देवी की सेवा कर। प्रभु इसे दीर्घ आयु करे, आपका आशीर्वाद इसे लगे। और गाड़ी की तरफ भागती हूँ, जैसे कोई छीन न ले उसे मुझसे। गाड़ी में शिव सन्न सा बैठा है। आया लौट कर आती है, एक छोटी बोतल में दूध दे जाती है और बच्चे की हेल्थ बुक भी। बच्ची का कंबल उसने और बच्चों के काम आएगा कहकर ले लिया है। मैंने देवी को अपनी शॉल में डाल लिया है। शिव कुछ कह रहा है अंग्रेजी में। क्या कह रहा है, सुनने का यत्न करती हूँ। कार घर घराती गली से बाहर आती है। मालूम है क्या कर रही हो? वह तीसरी बार पूछता है। नहीं मालूम क्या कर रही हूँ, सिवाय इसके कि इस बच्ची को बचाना है। भाभी भैया क्या कहेंगे कि हमारा बच्चा हमारे बिना चुन लिया मम्मी ने। सुलक्षणा भाभी को तो कोई भी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं माँ, भूल गई क्या? शिव एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहा है मुझसे। कहती हूँ, शिव, इसे मैंने उनके लिए नहीं चुना है, पर इसकी रक्षा करने से उनको भी कोई ना कोई मिलेगा, ईश्वर देंगे, इसलिए ले जा रही हूँ। फिर इसका क्या होगा? जहाँ जाना है वहाँ जाएगी यह। ओफो मम्मी, आप सदा से ऐसे ही करती रहती हो, कुछ ना कुछ डरा देने वाले काम। वह रुआंसा कहता है। आप इसे पालेंगी कि नौकरी पर जाएंगी? जानती हूँ शिव को इतनी चिंता में डालकर अन्याय कर रही हूँ कि वह जो कह रहा है वह भी ठीक है। मुझे केवल बच्ची का दिल अपने दिल के साथ ताल मिलाकर बजता सुनाई दे रहा है। मेरे शरीर की गरमाई में कुछ खुलता सा लगा है और हिलती कार में वह ज्यों आश्वस्त हो सो जाती है। अपने घर जा रही है। कार ने मुझे पोर्च में उतार दिया है। शिव अभी भी बड़बड़ कर रहा है। उसके माथे पर पसीना आ गया है, भय और असहायता दोनों से। गाड़ी में वह तुरंत वापस चल दिया है।
बाजार से दूध के डिब्बे, बोतलें, निप्पल, बिब, पिन, पाउडर, बनियान, तसला, नैपकिन, तेल लाने। लिस्ट लंबी है। रास्ते भर जो याद आता गया उसे बताती गई। मुझे क्या मालूम बच्चे के सामान के बारे में, वह झल्लाता रहा। एकदम हद कर दी माँ आज तो आपने। तू घबरा नहीं शिव, बस सामान लिया किसी भी बड़े केमिस्ट से। कार बाहर जाती है, मैं घर के भीतर 100 का नोट शंभू काका को देती हूँ। देखो काका, देवी आई है घर। भाग भाग कर शंभू काका धुले तौलिए निकालते हैं। जल्दी जल्दी उन पर गरम गरम इस्त्री फेर रहे हैं। बच्चे के इस्तेमाल के हर कपड़े को उबालना होगा या गीले को इस्त्री कर स्टरलाइज करना होगा उन्हें। बिस्तर पर तौलियों का गद्दा बना उसे लिटाती हूँ। बच्चे में कोई भी हरकत नहीं। कुछ देर सोचती हूँ, फिर चौंक कर कहती हूँ, शंभू काका, ऐसा लगता है इसे कभी कोई गोदी मिली ही नहीं। आया कह रही थी यह 1.5 मास की है। 1.5 मास के बच्चों जैसा अभी तक कोई भाव नहीं है ना इसके चेहरे पर। और देखो, रोती भी नहीं। शायद इसी से इतनी कमज़ोर है। आया समय पर दूध ही ना देती होगी। रोने वाले बच्चे पी जाते होंगे, यह पड़ी रहती होगी। घड़ी देखकर इसे फीड देंगे हम। और मालिश करनी है काका। पता है, लड़ाई के दिनों में जब फौजी बहुत कमज़ोर हो जाते थे तो दूध इत्यादि उनके शरीर पर मला जाता था ताकि त्वचा से अंदर जा सकें। सच्ची, मैंने पढ़ा था कहीं। इसको भी ऐसे ही करूं क्या? दूध घी की मालिश। जाने कब इसमें जान आएगी। मैं बोलती जा रही हूँ। दनादन कपड़ों की अलमारी में से घिसे नरम कपड़े निकालकर उसका बिछौना, ओढ़ना, छोटा तकिया बना रही हूँ। तभी याद आया कि मेरी अमेरिकी मित्र क्रिस्टीन की जुड़वां बच्चियाँ 7 महीने की ही हो गई हैं। उसके पास होगा बहुत सा सामान। अब मैं तो इसे छोड़कर बाजार नहीं जा सकती ना। देवी को थपकती थपकती क्रिस्टीन को फ़ोन करती हूँ, सब बताती हूँ। वह कहती है कि दोपहर को आएगी और टब, कपड़े, केन का पालना, रजाई, कंबल इत्यादि ले आएगी। हाथ से एक झबला सीती हूँ। काका, इसके कपड़े बदल लेना। बदलती हूँ। हल्का स्पंज करने से पहले कपड़े उतारती हूँ। हे ईश्वर, मुंह से निकलता है, यह कैसे बचेगी? इसके शरीर में तो कहीं मांस नहीं, जरा सा भी। हड्डियों पर बस ढीली सी खाल है। कपड़े बदलकर उसका अस्पताल वाला फ्रॉक हाथ में उठाती हूँ। जी को कुछ कचोटता है। कैसा चिथड़ा सा पहनकर मेरे घर आई है देवी माँ। उठाकर सावधानी से उसे एक लिफाफे में रख अलमारी की सबसे ऊपर वाली दराज में रख देती हूँ। काका, शाम को इसे बच्चों वाली डॉक्टर को दिखाना है। ड्राइवर से कहना जाए नहीं। हैरान हूँ, एक बित्ते भर की बच्ची के इतने काम करने हैं कि इतनी व्यस्तता हो गई जीवन में इसके आने से। डॉक्टर वृंदा सेठी मशहूर डॉक्टर हैं। भाग्य से हमारी साथ वाली कॉलोनी में ही उसका घर है। पुरानी जान पहचान है। कहाँ से लिया इसे? वह पूछती है। रजत ने ही किसी एजेंसी का पता लिखा था, वहीं से। वह आ गया क्या? नहीं तो फिर? सब बताती हूँ उसे। बार बार एक ही बात, इसे बचाना है, तभी रजत को भी बच्चा मिलेगा। इसके विषय में कुछ तो खबर नहीं। कैसे रखोगे इसे मिसेज नाथ? वह कहती है बच्चा बहुत देखभाल कर किसी की देख रेख में लेना चाहिए। जाने क्या बीमारी, क्या बवाल निकल आए। वह रजत कर लेगा जब आएगा। अभी तो यह जीवित रहे डॉक्टर, बस इतना चाहती हूँ। इसे इतना कमज़ोर देखकर मुझे जाने क्या होने लगता है। आप घबरा क्यों रही हैं मिसेज नाथ? इस वर्ग के बच्चे तो इससे भी गए गुजरे होते हैं। कमज़ोर तो यह भी कम नहीं। शायद प्रीमी है। प्रीमी? मैं डर जाती हूँ। प्रीमेच्योर, शायद 3-4 सप्ताह जल्दी पैदा हुई है। एजेंट कह रही थी फुल टर्म बेबी है। तो इसकी माँ ने अंतिम दिनों में बहुत कम खाया होगा ना, ताकि गर्भ दिखाई न दे, या खाने को मिला ना होगा। मैं रोने लगती हूँ। इतना भावुक क्यों हो रही हैं? आखिर तो रजत के आने पर इसे लौटाएंगी ना? हाँ डॉक्टर, रजत के आने से पहले मैं और बच्चों के साथ इसे चुपके से लेटा दूंगी। तब तक इसे इतना मोटा और स्वस्थ कर दो कि बहू और रजत को यही पसंद आ जाए। डॉक्टर हंसती है।
इतनी ममता एक ही दिन में। और बच्ची को तौल कर कभी उल्टा कभी सीधा लटकाकर एग्जामिन कर वह मुझे लौटाती है। सब नॉर्मल ही लग रहा है, पर यह रोती क्यों नहीं और बच्चों की तरह? मैं कहती हूँ उतनी शक्ति कहाँ है इसमें। इसे जहाँ तक हो अपने शरीर की गरमाई दीजिए, अधिक से अधिक गोदी में रखिए, तभी इसके रिस्पॉन्स बनेंगे। वह पर्ची पर वजन, तारीख इत्यादि लिखती है। यदि 1 सप्ताह में आधा किलो वजन बढ़ गया तो बहुत अच्छा रहेगा। हम रात में भी नहीं सोते, न मैं न शिव, चाहे भी तो नहीं सो सकते। वह भी डॉक्टर सेठी के शब्दों में कहता है, एक ही दिन में आप तो बावली हो गई हैं इसके लिए। कैसे चलेगा मम्मी? मेरी तो समझ के बाहर है यह सब। तो क्या करूं? जरा तीखा होकर कहती हूँ, रजत के होते नहीं तू विवाह करता नहीं, तो यही सही। जानता है, अगर मुझे यह मालूम होता कि मेरी माँ इतने वर्ष जिएंगी तो मैं उन्हें 7-8 साल की एक लड़की गोद दिलवा देती। जब तक माँ 80 की होती वह लड़की 16-17 साल की हो जाती। माँ को प्यार करती, उनके मरने पर रोती। सब तो चले गए थे मेरी माँ को अकेला छोड़, और नौकरानी ने उन्हें सता सता कर मार डाला। मम्मी, शिव कह रहा है, आपको क्या हो गया है आज? नानी जी की बात का यह कौन सा समय है? इसकी बात करें ना। इसका नाम देवी है। मैं कहती हूँ, हाँ देवी की बात करें ना। क्या बात करूँ? आप इससे इतनी भयंकर अटैच हो रही हैं। रजत ने इसे ना लिया तो मैं ले लूँगी। मम्मी, नहीं तो पंडित जी को दिलवा दूँगी, उनकी पत्नी पाल देगी इसे मेरे लिए। मुझे यही डर था। क्या डर था? शिव की ओर देखकर दोबारा पूछती हूँ, क्या डर था? कि आप इसे छोड़ेंगी नहीं। हम तीनों को भी क्या ऐसे ही प्यार करती थी? चौंकती हूँ, कभी सोचा ही नहीं। क्या इतना? और इसे क्यों? ठीक है, तू जल्दी से शादी कर और 2-3 बच्चे कर मुझे दे, तब नहीं करूँगी इसे इतना प्यार। हर बात मेरी शादी पर ही आकर क्यों खत्म होती है? वह झींकता है। कई रातें बीत गई हैं। शिव का अपना उन्माद मुझसे कुछ कम नहीं, इसीलिए बार बार कहता है शिव। मुझे सुबोधता है, रोकता है। मैं भी इससे आप जितना ही जुड़ गया हूँ, पर इसका क्या होगा? और इसके बिना हमारा, यदि इसे लौटाना पड़ा? प्रश्न जटिल है, जवाब नहीं मेरे पास। बिस्तर से उठाकर देवी को चूमती हूँ। मेरे स्पर्श से उसके शरीर में कुछ चेतता है। वह स्पर्श को पहचानने लगी है। पहले से ऊंचे स्वर में रोती है। मैं कहती हूँ, कुछ और ऊंचा देवी। भरे गले से निकाला आवाज़, बेटा रो कुछ और ऊंचा, जैसे रोते हैं मोटे ताजे बच्चे। दोपहर की क्लास पढ़ा घर में प्रवेश करती हूँ। शंभू काका जिस लड़की को देवी की देख रेख के लिए लाए थे, वह परेशान सी खड़ी है। बच्ची को कंधे से लगाए मेरी बाट देख रही है। आज 7 या 8 दिन हो गए हैं। देवी लगभग 2 महीने की हो जाएगी और 1-8 दिन में वजन भी कुछ बढ़ा है। पर यह रो क्यों रही है? नहीं, खांस रही है। शुरू के 2 दिन तो कॉलेज से छुट्टी ले ली थी। जब से यह आया मिली, जैसे तैसे जल्दी लेक्चर देकर घर भाग आती हूँ। क्यों खांस रही है देवी? इसे बुखार लग रहा है मैडम, वह लड़की कहती है। दोपहर से रोए जा रही है, 2 उल्टी भी की है। झपट कर देवी को लेती हूँ। लड़की को जैसे घर से बाहर ही फेंक दूंगी। तूने ही ठंड लगाई है इसको, कहा नहीं था कि कमरे से बाहर मत ले जाना? शंभू काका, भगा दो इसे यहाँ से, मैं खुद देख रेख करूँगी देवी की। हाथ पैर सनसना रहे हैं मेरे। देवी फिर दूध उलटकर एकदम निढाल हो गई है। छाती पर हल्का सा विक्स लगाती हूँ। बुखार से तप रहा है बदन। घंटा और निकल जाता है। खांसी बढ़ रही है। काका, इसे कुछ हो गया तो? काका, मुझे तो पुलिस ही पकड़ लेगी। क्या बताऊंगी? यह कौन है, कहाँ से आई है? एजेंसी वाले तो एकदम मना कर देंगे। एजेंट कह भी रही थी कि बिना कागजी कार्रवाई पूरी किए ऐसे बच्चे दे देना गैर कानूनी है। शिव ने तो मुझे बहुत समझाया था। अब क्या करें? जरा डॉक्टर को फ़ोन करो, घर पर ही होगी, अभी देख लेगी।
नहीं तो मैं इसे इसके अस्पताल ही छोड़ आऊं। वहां तो डॉक्टर होते ही होंगे। मैं रोए जा रही हूँ। वृंदा सेठी बच्ची को देखती है, छाती ध्यान से सुनती है। इसे निमोनिया हो गया लगता है। खून टेस्ट करवाना होगा और एक्सरे खिंचवाना होगा। तब तक ये दवाई दीजिए। सर्दी लगा दी गई क्या इसे? मुझे कॉलेज जाना जरूरी था, आया के भरोसे छोड़ गई थी। अब क्या करूं डॉक्टर, बताइए ना। वापस ले जाऊं वहीं जहां से लाई थी? मुझे नहीं लगता यह बचेगी। मैं मारे भय के फिर रोने लगती हूँ। मेरी हालत देखकर डॉक्टर पूछती है, मिसेस नाथ, आप इसे अपने घर क्यों लाई थीं, याद है? तोते की तरह रटा रटाया जवाब देती हूँ, इसकी रक्षा करने के लिए। और लौटाने से इसकी रक्षा हो जाएगी। यदि आप इसे नहीं बचा सकती तो क्या वे गंवार आया लोग बचा लेंगी? इस कमज़ोर हालत में अस्पताल जन्य कोई और इन्फेक्शन नहीं पकड़ लेगी यह बच्ची? किंतु यह मेरे घर मर गई तो मुझे हथकड़ी लग जाएगी डॉक्टर। मेरे हिस्टीरिया को देखकर डॉक्टर सेठी शांत आवाज में कहती हैं, मुझे एक मौका दीजिए इसे बचाने का, शेष ईश्वर पर छोड़ दीजिए। अपने में लौटती हूँ। ईश्वर, अपनी कायरता से बाहर आती हूँ। हवन वाले दिन की दुर्गा माँ का रूप आंखों में कौंधता है। मैं देवी को उठाकर धीरे से वक्ष से लगा लेती हूँ। डॉक्टर को फीस देती हूँ। दवाई का पर्चा उठाकर पर्स में रखती हूँ और एक स्वप्न में चलती हुई बाहर आ जाती हूँ। मैं और तू अलग नहीं होंगे। आती है तो आए पुलिस या कोई भी, पर सुन, मैं उसके कान के पास धीरे से कहती हूँ, तू भी तो मेरी सहायता कर देवी, अपनी सहायता कर। अपने जीने के लिए लड़ बेटा, लड़ और जी, मेरे लिए, मेरे लिए। देवी लड़ रही है मृत्यु से मेरे लिए। 9 वर्ष का पहला दिन है। रजत का फ़ोन है। उठाती हूँ। कैसी हो माँ, पूछता है। ज़रा रुको। उधर से टेलीफोन का रिसीवर किसी को देता है। आवाज़ आती है, हैप्पी न्यू ईयर दादी जी। अरे, इतना बोलने लगी है तू? रजत हंसता है। बोलेगी नहीं? दूसरे किसी एक्सटेंशन से बहू कहती है, 2.5 साल की हो जाएगी कुछ दिन में। बच्ची मोर मोर कहकर फिर से टेलीफोन पर बात करना चाह रही है शायद। रजत और बहू उसे मना कर रहे हैं। अच्छा ले, कर बात अपनी दादी जी से। बच्ची का नाम अब देवी नहीं है। उसके माता पिता का चुना नाम है सलोना सा। मैं और शिव अब भी उसे देवी कहते हैं। शिव ने शादी नहीं की है। मुझे नहीं मालूम कि हम अब अकेले हैं या तब थे जब वह नहीं आई थी हमारे जीवन में। उसके पालने वाले खाली कमरे में सिर्फ शंभू काका जाते हैं सफाई करने। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।